सम्मेलन का अर्थ है कि मिलना, विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों या जैसे मीटिंग्स होती हैं, विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति या विचारों को आपस में बैठने के लिए जो व्यवस्था की जाती थी उसे गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन एक विशेष नाम इतिहास में इसलिए आया, भारतीय इतिहास में, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब भारत की आज़ादी का प्रयास चल रहा था। उस प्रयास के दौरान अंग्रेज़ों को ये लगा कि स्थितियाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में अब नियंत्रणहीन हो रही। अनियंत्रित परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज एक सम्मेलन बुलाया अंग्रेजों ने, जिसे गोलमेज सम्मेलन कहा गया। वैसे गोलमेज सम्मेलन कोई विशेष सम्मेलन नहीं होता, हर सम्मेलन गोलमेज होता है। गोलमेज सम्मेलन, मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर सम्मेलन गोलमेज होता है? गोलमेज सम्मेलन का केवल एक ही महत्व है, मनोवैज्ञानिक महत्व है। सम्मेलन कई प्रकार के होते हैं। आप जैसे छात्रों को मैं बुला लूँ, यहाँ से बोलूँ, कुछ लोग अपने अपने विचार रखें, आमने सामने का सम्मेलन हो जाता है। मोबाइल टीवी के माध्यम से आप सम्मिलित होते हैं कहीं, वो अलग मैटर है। गोलमेज सम्मेलन में आपकी सक्रिय भागीदारी होती है। सक्रिय भागीदारी होती है, उसमें वास्तव में एक गोल मेज होती है। इस गोल मेज पे हर सदस्य ऐसे बैठता है, ऐसे 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 हर सदस्य बैठता है। और आप सब इस टेबल का चित्र देख के ये तो बिल्कुल समझ जा रहे होंगे कि गोल मेज का क्या महत्व है सामूहिक परिचर्चा में। कोई भी चर्चा होती है तो उसमें तीन चीज़ों को बहुत महत्व होता है। ये थोड़ा मनोवैज्ञानिक पक्ष की ओर चल रहे हैं। श्रोता, वक्ता और संचार। एक सुनने वाला होना चाहिए, एक बोलने वाला होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों के बीच ये है कि जो सुनने वाला है उस तक कहने वाले की बात सही और स्पष्ट रूप से पहुँचे। ये पहुँचेगी कैसे? गोलाई के क्रम में बैठने की ये व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें आप जो है हर व्यक्ति एक दूसरे को देख सकता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को देख सकता है, देख के 1 to 1 परिचर्चा कर सकता है। अगर हम एक तरफ हम हैं, एक तरफ और सारे लोग हैं, या एक तरफ 3-4 तरफ कोई कर दिया जाए तो उसमें वो बातें नहीं आ पाती। गोलाई में आप हर व्यक्ति को देख सकता है। कल्पना करिए कि आप गोली में इस बैठे हैं, तो क्या संभव है कि आप किसी को ना देख पाए? थोड़ा सा कम देखने का चांस आपके अड़ोसी पड़ोसी का रहता है, लेकिन थोड़ा सा कम, वो तो आपके बगल ही है ना। बाकी जितने लोग होंगे परिधि में, सब बराबर फोकस में होंगे। इसीलिए इस सम्मेलन का नाम गोलमेज सम्मेलन दिया गया, क्योंकि वहाँ पे इस्तेमाल की हुई व्यवस्था यही थी। अब ये तो उसका नाम क्यों दिया जाए, इस वजह से। अब आते हैं कि वास्तविक घटना क्या थी। गोलमेज सम्मेलन एक सम्मेलन था जब अंग्रेज़ों को लगा कि भारत आज़ाद होने वाला है, भारत की आज़ादी का जो है कि चिंगारी अंदर अंदर जल रही है, तो उन्होंने एक समझौते के माध्यम से भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया और आज़ादी की संकल्पना को तोड़ने का प्रयास किया। अस्थिर करने कैसे? नेहरू एक समझौता था, नेहरू समझौता वास्तव में उस तत्कालीन साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन आया था, उसके बाद स्वराज की संकल्पना को लेकर अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर आप संविधान बना सकते हैं डोमिनियन स्टेट का, तो आप बनाने का प्रयास करिए। डोमिनियन स्टेट होता क्या है? 2 प्रकार के राष्ट्र होते हैं। आपने कहीं न कहीं हांगकांग का नाम सुना होगा। हांगकांग चीन के अंदर का क्षेत्र है, संभवतः यहाँ कहीं है। हांगकांग का अगर नक्शा देखेंगे तो यहीं कहीं पाएंगे आप उसको। हांगकांग चीन का ही हिस्सा है, लेकिन वो डोमिनियन स्टेट है। डोमिनियन स्टेट है। डोमिनियन स्टेट का सीधा सा अभिप्राय ये होता है कि ऐसा स्टेट जिसकी आंतरिक स्वतंत्रता काफ़ी हद तक होती है, आप केवल विदेशी और बाह्य मामलों में संबंधित देश से या संबंधित देश के ऊपर निर्भर करते हैं।
जैसे सिक्किम जब भारत में मिलाया गया था तो 1975 में मिलाया गया, 1974-75 में 35वां संविधान संशोधन किया गया था, सिक्किम भारत मिलाया गया था। उस संविधान संशोधन में पहले सिक्किम को भारत का डोमिनियन स्टेट बनाया गया, पहले भारत का राज्य नहीं बनाया गया। मतलब कहने का मतलब सिक्किम एक अलग राष्ट्र है, लेकिन सारे विदेशी और अन्य रक्षा संबंधी मामले को अधिकार किसके पास है? भारत के पास है। अगले ही साल परिस्थितियां अनुकूल देखते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री गांधी जी ने, श्रीमती गांधी जी ने उसको जो है अपने अंदर मिलाने का कार्य कर दिया। उसे 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें सिक्किम भारत का अभिन्न अंग हो गया। वास्तव में सिक्किम में एक विशेष राजा चोंग्याल का जो शासन था और वो एक अलग स्टेट था। वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई कि वो डोमिनियन स्टेट बनाने का जब उन्होंने कहा तो वो मोतीलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी उस समिति के अध्यक्ष थे, जिसके एक सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। उन्होंने जो ड्राफ्ट बना के दिया उसका विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, अपने पिता के ड्राफ्ट का विरोध किया। कहा नहीं, हम डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते, हमको पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए। स्थितियाँ बिगड़ने लगी। इसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक पासा फेंका, गोलमेज सम्मेलन बुला लिया। वास्तव में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उनको 3 ना बोल के आप एक गोलमेज सम्मेलन के 3 अलग अलग भाग कह सकते हैं, वार्ताओं के 3 क्रम कह सकते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, 7 नवंबर, 12 सितंबर, नहीं 7 सितंबर, 12 नवंबर, फिर 17 सितंबर, सॉरी 7 सितंबर, 12 नवंबर और 17 सितंबर, 30, 31, 32। तो ये गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से पहले गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भाग नहीं लिया, किसी ने मतलब कांग्रेस से किसी ने भाग नहीं लिया। बाकी हर समुदाय और वर्ग से अलग अलग लोग भाग लिए थे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो मुस्लिम लीग को छोड़कर, मुस्लिम लीग तीनों सम्मेलन भाग ली, मुस्लिम लीग को छोड़कर हिंदुस्तानी जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान कांग्रेस से केवल दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी के साथ जो है सरोजिनी नायडू थी, 2-4 लोग और भी थे, उन्होंने भाग लिया था। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि किसी तरह अंग्रेज भारत को हिंदू और मुस्लिम में बांटने में सफल तो हो ही रहे थे। इसके बाद जितने भी SC/ST कम्युनिटीज़ हैं, इनका भी अलग राष्ट्र बनाने का या अलग निर्वाचन दल बनाने का, राष्ट्र की बात नहीं हुई थी, निर्वाचक दल, वही निर्वाचक दल बाद में इसका आधार होता। गांधी जी तत्कालीन जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। डांडी मार्च आपने सुना होगा, अपने 72 चुने हुए साथियों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम से गुजरात के डांडी गए और तत्कालीन सरकार द्वारा जो है नमक पे जो टैक्स लगाया गया था, उस टैक्स का विरोध उन्होंने किया और वहाँ पे अपने साथियों की मदद से वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया और नमक का प्रयोग किया और ये दिखाने का प्रयास किया कि सविनय अवज्ञा, मैं विनयपूर्वक आपकी इस टैक्स की अवज्ञा कर रहा हूँ, आपके आदेशों की अवज्ञा कर रहा हूँ। ये भी अहिंसक आंदोलन का एक तरीका था। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये बात विनम्रता से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात नहीं मानूँ, क्योंकि आपकी बात तर्कसंगत नहीं। इस आंदोलन के दौरान ही सरकार से गांधी इरविन एक समझौता हुआ। उस समझौते में 5 पॉइंट थे, जिसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता था भगत सिंह की रिहाई, लेकिन भगत सिंह और अंग्रेज गवर्नमेंट दोनों नहीं चाहते थे। इतिहासों में अलग अलग उपन्यासों में अलग अलग परिप्रेक्ष्य मिलते हैं। कोई कहता है गांधी जी जानबूझ के नहीं उनको छुड़ाए, कोई कहता है कोई बात, लेकिन
फिर भी गांधी जी समझौते के माध्यम से गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उनकी 5 शर्तें मानी गईं। पहली शर्त ये थी कि जितने भी राजनीतिक युद्धबंदी थी, राजनीतिक युद्धबंदी मतलब होता है 2 प्रकार से बंदी होते हैं। राजनीतिक बंदी होते हैं जो राज्य से सरकार के खिलाफ मुकदमा प्रोटेस्ट कर रहा है, धरना कर रहा है, तो उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया, उनके ऊपर धाराएं लगा दी जाती भी। एक बंदी होते हैं किसी को मारने पीटने, एक होता है जो जघन्य अपराधों में शामिल बंदी होते हैं। तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने केवल ये माना कि जो राजनीतिक युद्धबंदी है उनको छोड़ दिया जाए। दूसरा चीज़ क्या माना? दूसरा चीज़ माना कि भारतीयों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। गांधी जी ने एक चीज़ और माना कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और हमारे कुछ अधिकार हमको दिए जाएं और विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर हमें बाध्यता न लगाया जाए कि हमारा मन नहीं, हम इस्तेमाल करने का नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें चली, अंततः इस पे नहीं जाते हम जाते हैं। गांधी जी दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपूताना जहाज़ से गए थे। जो पानी का जहाज़ था उसका नाम राजपूताना था। उस जहाज़ से गए, जाने के उपरांत वहाँ किंग्सले हाल था, उसमें ठहरे। वहाँ पे गांधी जी, जैसा कि आपने चित्रों में भी देखा होगा, गांधी जी केवल एक धोती ही आधी पहनते थे, आधी ओढ़ते थे। चर्चिल ने उनको कहा था अर्धनग्न फकीर। चर्चिल प्रधानमंत्री था, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। वहाँ गए, उन्होंने बात की। बात के दौरान ही अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से दलित वर्गों के लिए अलग से आरक्षण की मंडल देने का बात किया। गांधी जी को लगा कि हमारा देश तो मुसलमानों को खो ही रहा है, अब अगर दलित भी, बौद्ध भी, जैन भी चले जाते हैं तो क्या होगा? देश के तो अस्थिरता आ जाएगी, टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पे जो है नाराज़ होकर इस गोलमेज सम्मेलन की सफलता की सुनिश्चित न होने की अपनी मंशा, अंग्रेज़ों की मंशा को देखते हुए वहाँ से वो चले आए। आने के बाद उन्होंने देशवासियों से कहा कि मैं सम्मेलन से सफलता प्राप्त करके नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने भारतीय स्वाभिमान के ध्वज को झुकने नहीं दिया है। यहाँ जब आए तो तीसरे सम्मेलन तक ये बात आई कि कुछ स्थान जो है आरक्षित कर दिए जाएं दलित वर्गों के लिए, क्योंकि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो स्थानों की संख्या संबंधित थी 47 के आसपास, अगर मैं सही हूँ तो। गांधी जी आमरण अनशन किया। गांधी जी ने आमरण अनशन किया। आमरण अनशन के बाद अंबेडकर जी, जो तीनों इकलौते भारतीय थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन भाग लिया था, उनके साथ एक समझौता हुआ। हिंदू महासभा, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय उसके सदस्य अध्यक्ष थे। उनके साथ एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि हम भारत में ही रहेंगे। उन्होंने कहा आपको अलग से निर्वाचक मंडल नहीं दिया है, मैं अपने ही निर्वाचक मंडल में, आप 47 मांग रहे हैं, हम आप 100 समथिंग सीटें, 173 की 171 सीटें, मैं आपको 171 सीटें दे रहा हूं, लेकिन वो मेरे में रहिए आप। अंततः जो अंग्रेज़ों का कुचक्र था वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भारत वर्तमान समय में 1935 के अधिनियम से बर्मा को छोड़ ही चुका था। बर्मा को अंग्रेज़ों ने अलग कर दिया था। बर्मा और अन्य पूर्वी इलाके भारत से अलग हो चुके थे। इधर अगर पाकिस्तान अलग हो जा रहा है, बांग्लादेश अलग हो जा रहा है, चीन, नेपाल, भूटान पे जो हमारे मधुर संबंध वो ख़राब हो जाता है, और अंत में इसमें भी 2-3 टुकड़े हो जाते हैं, तो भारत रह क्या जाता? जो भारतीय अस्मिता थी, भारत का गौरव था, जिसको कहा जाता है सर्वाधिक इसका विकास हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन या अशोक के शासन। अशोक के शासन में भारत का जो नक्शा था वो अंग्रेज़ों ने भी नहीं प्राप्त किया।
अशोक के शासन में पूरा भारत तो था ही, बस ये छोटे नीचे वाले हिस्से को छोड़ के, जो नीचे लटकता है ना ये हिस्सा, इतना ये लटकता नहीं, श्रीलंका की बात नहीं कर रहा, इतना छोड़ के पूरा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कहीं कहीं तो कालांतर में ईरान तक पूरा भारतीय हिस्सा था, और इधर ये पूरा हिस्सा, ये सब भारतीय हिस्सों में आते थे। तो इस तरह गांधी जी ने सूझबूझ और चालाकी से भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। भारत के टुकड़े होने का प्रयास अंग्रेज़ों ने जो किया करने का प्रयास किया था, उसको विफल कर दिया। यही है गोलमेज सम्मेलन।